हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में। आज ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो इसमें हम इसको एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको जानकारी मिलेंगी कि हम कौन हैं और हमारी ये ऑनलाइन नॉलेज सीरीज देख के आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। मैं फाउंडर हूँ डिजिट्स का। डिजिट्स ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं मास्टर इन कॉमर्स हूं और रजिस्टर्ड सेल टैक्स और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूं। पिछले 12 सालों से मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस में वर्क कर रहा हूं। हमारा ये इंस्टीट्यूट ओपन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है वो टोटल थियोरेटिकल है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता। आज इतने कई प्रोफेशनल्स हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, या उनके अकाउंटिंग की जो वर्क में है काफ़ी टाइप की दिक्कतें उनको फेस करना पड़ता है। यही रीज़न है हमने अकाउंटिंग का इंस्टीट्यूट ओपन करे। और जैसे कि आज दौर है ई लर्निंग का, कि कई लोग ऐसे रहते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता कि वो प्रॉपरली कहीं पे 6 महीने का 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर पाए। तो उनके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि वो घर बैठे अपनी सुविधा के हिसाब से, हो सकता है अपने ऑफिस में या जैसा भी उनको फ्री समय मिलता है, तो वो अकाउंटिंग का बेसिक और एडवांस दोनों टाइप का नॉलेज ले सके। तो दोस्तों, आज के ये ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारी ये सीरीज को फॉलो करके आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि आप जो अपना ये कीमती समय हमारे वीडियोस को दोगे तो आपको पता रहने को होना कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। सो शुरू करते हैं हम अपना पहला सेशन। इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नीड फॉर हैविंग नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कि मुझे डेबिट और क्रेडिट का तो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो मुझे है ही, मैं कई सालों से अकाउंटिंग करते आ रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे डीप नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का। तो देखिए, सिर्फ एक परचेज एंट्री सेल एंट्री करने से, एक्सपेंसेस बुक करने से टोटल आप खुद को एज एन अकाउंटेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, या उसकी बारीकियां नहीं समझ सकते। किसी भी चीज की बारीकियां समझने के लिए उसका डीप नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सीरीज में हम जो भी वीडियो बनाएंगे, मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। तो वो बुक के छोटे छोटे पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट वीडियोस में हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। यानी आप ऐसा समझिए, वो जो टोटल बुक रहेंगी उसको हम वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखेंगे नीड फॉर हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग। सी, change is the rule of life, and this rule is also applicable to business units when we talk about its way of functioning or statutory compliances which it needs to maintain as required and amended by government of the nation from time to time। देखिए, हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हमारा बिजनेस भी ये नियम से परे नहीं है। ये रूल भी हमारे बिजनेस वे ऑफ बिजनेस को एप्लीकेबल रहता है। As the time is changing, the needs of business enterprise are also changing। तो जैसा जैसा समय चेंज हो रहा है उसके हिसाब से बिजनेस इंटरप्राइजेस की जरूरतें भी बदलती जा रही हैं। इस समय जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिस हिसाब से वो 2010 में बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने 2015 में सेम पैटर्न से बिजनेस नहीं किया। जिस हिसाब से वो 2015 में कर रहे थे बिजनेस, उस हिसाब से उन्होंने 2020 में फॉलो करना छोड़ दिया। क्यों? तो समय समय पर गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से उनको अपने बिजनेस के तरीके में समय समय पर बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। आज इतना क्रिटिकल हो चुका है क्योंकि नंबर ऑफ रिटर्न्स बढ़ चुकी हैं, और जो नए नए रूल आए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। पहले सिंपल से रूल थे
रिटर्न भी अपनी 3 महीने में जाती थी, क्वार्टरली थी, आज मंथली रिटर्न हो चुकी है, पहले वैट था, आज जीएसटी है। तो जो मैंने बोला कि बिजनेस में भी चेंजेस की जरूरत है। देखिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया तो बिजनेसमैन ये नहीं बोल सकता कि भैया मैंने तो 2010 में वैट को फॉलो किया था, मुझे वैट ही आता है, तो मैं आज की तारीख में भी वैट चार्ज करके दूंगा अपने कस्टमर्स को। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी रूल गवर्नमेंट समय समय पर अमेंड करेंगी, उस हिसाब से बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में चेंजेस लाना पड़ेगा। बिफोर सम डिकेड्स एन अकाउंटेंट वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मियर बुक कीपर। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि पहले बिजनेस करने का तरीका बहुत इजी था, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इतने ज्यादा नहीं थे, तो उसमें एक अकाउंटेंट का रोल सिर्फ क्या रहता था कि वो मियर बुक कीपर था, कि उसको सिर्फ एक बुक कीपिंग मीन्स डेटा एंट्री करके करने के लिए ही रखा जाता था, इससे ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती थी। But as per the nature of current business structure, which is very dynamic, now expectations from an accountant has increased, and now he or she is no more an accountant, but he or she plays the role of financial advisor, a diversifier for business, and to deal with all the statutory departments on behalf of a business unit which relates to its operations. बिजनेस में चेंजेस हो गए, इसका मतलब चेंजेस ऑटोमेटिकली तो नहीं हुए, कोई तो एक बंदा है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो बिजनेस यानी जिसका सेंटर पॉइंट होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अब उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? तो पहले कैसा सिर्फ वो बुक कीपिंग के लिए यानी डेटा एंट्री के लिए रखा जाता था, लेकिन आज स्टेचुटरी कंप्लायंसेस बढ़ने के कारण अकाउंटेंट का रोल बहुत बढ़ चुका है। अकाउंटेंट रोल प्ले करता है आज की तारीख में एक फाइनेंशियल एडवाइजर का। फाइनेंशियल एडवाइजर मीन्स सपोज बिजनेस में कोई फंड आइडल पड़ा है हमारे पास मटेरियल भी पड़ा है काफी, और हमारा जो कलेक्शन है कस्टमर से वो भी समय पर आ जाता है। अब वो फंड आइडल पड़ा है, तो वो सजेस्ट कर सकता है अपने ओनर को, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को कि हमारे पास जो ये फंड पड़ा है आइडल, जिसमें कुछ समय तक हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको किसी में इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न उससे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बिजनेस फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल प्ले करता है। अ डाइवर्सिफायर ऑफ फॉर बिजनेस, बिजनेस का डाइवर्सिफायर रहता है अकाउंटेंट, कि किसी लाइन में किसी प्रोडक्ट में हमारा सेल नहीं हो पा रहा, तो उसको चेंज करते हुए किसी और प्रोडक्ट में जाना है, तो इसका पूरा स्टैटिस्टिकल वर्किंग अकाउंटेंट बना सकता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरा टोटल सेल कितना हो रहा है और किस प्रोडक्ट का कितना हो रहा है आइटम आइटम वाइज। क्योंकि बॉस को या मैनेजर को तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की शीट जाती है, उसको ये नहीं पता रहता कि ये मेरा समझो सपोज 10 क्वांटिटी पड़ी है, उसको लगेगा सिर्फ 10 क्वांटिटी है, लेकिन हो सकता है ये 10 क्वांटिटी पिछले 3 साल से हमारे पास डेड स्टॉक के रूप में पड़ी हो। तो जो कि अकाउंटेंट को पता है, तो वो बोल सकता है कि हमको अब ये प्रोडक्ट में डील नहीं करना है, क्योंकि ये आउट ऑफ डेट हो चुका है या इसकी डिमांड मार्केट में खत्म हो चुकी है। या कोई दूसरे टाइप का यूनिट भी ओपन करना है, तो उसमें भी अकाउंटेंट का काफी रोल रहता है, क्योंकि पूरा वर्किंग जो भी रहेगा फिगर्स वगैरह उसको ही तय करके देना पड़ता है। एंड टू डील विथ all the statutory departments on behalf of a business unit which relates to its operation। जैसा कि मैंने बोला कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इतने बढ़ चुके हैं, तो जितने भी स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट्स हैं लाइक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, उसमें अकाउंटेंट को ही जाना पड़ेगा। रीजन, आपने रिटर्न फाइल कर लिए, ओनर को तो सिर्फ ये पता रहता है कि मेरे को रिटर्न भरना है, सही है गलत है उसको उतना बारीकियां नहीं समझेंगी। कोई नोटिस भी आया तो उसका माइंडसेट रहता है कि मेरे को नोटिस आया है। वो नोटिस क्यों आया, क्या कोई हमारे तरफ से एरर थी, या हमारे कस्टमर या सप्लायर ने रिटर्न में कुछ नहीं डाला, उनके कारण हमें नोटिस आया है। ये पेचीदा चीजें ओनर को पता नहीं रहने वाली है, ये अकाउंटेंट को पता रहती हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता है स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट में जाके। तो स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट में जब जब जाने की बारी आती है, तो अथॉरिटी लेकर ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्स पेयर मीन्स ओनर बॉस ऑफ एनी बिजनेस, इसको जाना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर उस ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाए या क्लैरिफिकेशन दे पाए कि हमने ये रिटर्न किस बेस पे भरी है, और आपका नोटिस जो आया है उसके अगेंस्ट में मैं ये रिमार्क्स आपको नोट डाउन करा रहा हूं। सो ही
or she becomes the center point for any management decision. अकाउंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट रहता है जो किसी भी मैनेजमेंट डिसीजन का सेंटर पॉइंट रहता है. सेंटर पॉइंट मीन्स व्हाट? Means all managerial decisions depend upon the MIS report. MIS report means managerial information system which provided by an accountant. जो भी रिपोर्टिंग हम मैनेजमेंट को करते हैं, किसी दुकानदार के लिए मैनेजमेंट उसका ओनर हो सकता है, किसी लिमिटेड कंपनी के लिए मैनेजमेंट उसके डायरेक्टर्स और डिफरेंट टाइप के जो मैनेजर्स रहते हैं, लाइक सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, वो हो सकता है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई सीईओ हो सकता है. तो समय समय पर एमआईएस रिपोर्ट बना के अकाउंटेंट को देना पड़ता है और उसी एमआईएस के बिहाफ पे सभी मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं. देखिए, there are many types of MIS which need to be maintained by an accountant as per the nature of business and types of activities of it. अब कोई MIS का एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि 4 टाइप की MIS ही बनती है. वो डिपेंड करेगा कि आपका लेवल ऑफ बिजनेस क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और उसमें आप किस टाइप की एक्टिविटीज को फॉलो करते हो. सपोज एक ऐसा ट्रेडर है जो सिर्फ लोकल मार्केट यानी विद इन सिटी ट्रेड करता है, उसकी एमआईएस का लेवल अलग रहेगा. कोई ऐसा ट्रेडर है जो आउट ऑफ सिटी मींस विद इन स्टेट डील करता है, उसकी एमआईएस का रिपोर्ट अलग रहेगा फॉर्मेट. और कोई ऐसा ट्रेडर है या ऐसी कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया डील करती है, तो उसकी एमआईएस का पैटर्न अलग रहेगा. लाइक लोकल वाले को मतलब रहेगा कि मेरा एरिया वाइज कितना सेल है, तो वो पर्टिकुलर वो सिटी की एरिया के बारे में बात करेगा, उसकी रिपोर्ट मांगेगा अपने अकाउंटेंट से कि मेरा किस एरिया में सेल ज्यादा है, किस में कम है. सेम उसको हम देखें जो आउट ऑफ सिटी सेल कर रहा है बट विद इन स्टेट सेल कर रहा है, तो वो अपने स्टेट की जितनी सिटी होंगी डिफरेंट टाइप की, उन सिटीज की रिपोर्ट लेगा कि मेरा किस सिटी में सेल ज्यादा है. वहीं जो आदमी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल कर रहा है वो स्टेट वाइज रिपोर्ट मांग सकता है. और कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया ट्रेड करती है, तो वो इवन कंट्री वाइज उसकी एमआईएस रिपोर्ट रह सकती है जो वो अकाउंट डिपार्टमेंट से डिमांड करेगा. अब देखिए एमआईएस किस किस चीज की रह सकती है. एक नॉर्मली हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये टाइप की एमआईएस रह सकती है. हाँ, उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है एज पर द नेचर एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. लाइक एमआईएस फॉर क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाएगी मैनेजर के लिए एमआईएस, वो किस लिए बनाई जाएगी कि हो सकता है कि उसको देखना हो कि आज तारीख में मेरे पास स्टॉक कितना है. एक रीजन ये हो सकता है कि उसको डिसीजन लेना है कि मेरे को आने वाले समय में सेल को मेंटेन करने के लिए तो मेरे को स्टॉक कितना लेके रखना है. तो वो ऐसा अंदाजन नहीं ले लेगा, जैसा वो अगर 100 प्रोडक्ट्स में डील करता है और वो अंदाजन ले लेगा और एक अपने सप्लायर को परचेस ऑर्डर दे देगा मेरे को इतने सप्लाई करो. इस कंडीशन में उसका डिसीजन गलत भी जा सकता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है और उसमें से डेड स्टॉक कितना है, मींस किसका सेल बंद हो चुका है. तो एमआईएस पर क्लोजिंग स्टॉक ये उससे मांगेगा अकाउंट डिपार्टमेंट से, और उस बेस पे जिस प्रोडक्ट का सेल ज्यादा है और उसकी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, वो हिसाब से वो परचेस ऑर्डर रेज करेगा ताकि कोई स्टॉक डेड ना हो या कोई फास्ट मूविंग प्रोडक्ट वो कम स्टॉक न ले ले. परचेस रिपोर्ट जैसा मैंने आपको बोला कि एरिया वाइज परचेस रिपोर्ट अगर किसी को देखना है, किसी ओनर को, किसी मैनेजर को देखने के लिए कि मैंने कि किस एरिया से परचेस किया हुआ है मटेरियल का. हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एक लोकेलिटी में महंगा मिलता हो और वही चीज दूसरे जगह पे सस्ता मिलता हो, क्योंकि यहाँ पूरा रोल होता है कॉम्पिटिशन्स का कि सपोज एक एरिया में एक ही शॉप है, हो सकता है वो 10% ज्यादा मार्जिन पे बेचता हो क्योंकि उसको मालूम है कि ये एरिया में मेरी मोनोपोली चल रही है. और वही चीज अगर कोई फुल्ली स्टेब्लिश मार्केट है जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे कंपेरेटिवली प्राइसेस कम रहती है. तो परचेस रिपोर्ट इसके लिए रह सकती है, प्लस कि मैंने साल भर में कितना परचेस किया है ये जानने के लिए रह सकती है, या कोई और रीजन जिसके लिए मैनेजर उसकी डिमांड कर रहा है.
सेल्स रिपोर्ट सेम जैसा परचेस रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट। अल्टीमेट एम किसी भी बिजनेस का होता है कि वो सेल करे, सेल यानी वो प्रॉफिट अर्न करे। तो समय समय पर ये रिपोर्ट तो समय समय पर मांगी जाती है देखने के लिए कि हमारा सेल कितना हो रहा है, कहीं किसी एरिया में हमारा सेल कम तो नहीं हो गया, किसी प्रोडक्ट का हमारा सेल कम तो नहीं हो गया। तो क्या रीजंस हैं कि वो सेल कम हो रहा है? हो सकता है कि हमारा रेट ज्यादा हो सकता है हमारी क्वालिटी थोड़ी मार्केट के हिसाब से कम हो, या हो सकता है हमारी सेल टीम कम पड़ रही है, या हो सकता है हमारी सेल टीम कैपेबल नहीं है वो सेल को बीट करने के लिए। तो सेल रिपोर्ट समय समय पर मांगी जाती है ताकि बिजनेस को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके। टोटल रिसीवेबल्स देखिए, अब सेल करना तो हमारा एम नहीं है। हमारा एम क्या है? नेट प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं। नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट हम तब कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने सेल कर दी और हमने कमा लिए। सेल करने के बाद हमको वो पैसा आना भी चाहिए राइट टाइम पे, कि हम आज सेल कर रहे हैं उसका पैसा आने वाले 2 साल 3 साल बाद आ रहा, तो वो सेल करके कोई मतलब नहीं है। सेल का पैसा ज्यादा से ज्यादा 1 साल में आ जाने को होना एज पर रूल। सेल यानी टू डेटर्स, जो हम डेटर्स को सेल करते हैं। अब ये हो गया मैक्सिमम पीरियड, बट बिजनेस की धाराएं जो रहती हैं फिक्स क्रेडिट पीरियड्स कि किसी को हम 30 दिन की साइड देते हैं, किसी को 60 दिन की साइड देते हैं, तो उसको टाइम, वो हमारा कस्टमर हमको टाइम पे पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो कोई जेन्युइन रीजन है, या हो सकता है उसके पास बिल नहीं मिले, कुछ भी उसका रीजन हो सकता है। तो ये जानने के लिए टोटल रिसीवेबल्स हमको समय समय पर रिपोर्ट बनाना पड़ता है। सेम चीज अब हमको अगर रिसीवेबल, वैसा हमको पेएबल की भी रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा। क्यों? तो आज हम एक फोन करते हैं और दूसरे शहर का, दूसरे स्टेट का व्यापारी हमारे एक फोन पे माल सप्लाई करता है, अगर उसको हम पेमेंट टाइम पे नहीं देंगे तो हम चाहे फिर उसको कितने भी फोन करें, समय पर हमको वो मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा। जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आज हमारे पास कस्टमर तो रेडी है लेकिन उसको देने के लिए माल नहीं है। क्यों? तो हमारा व्यवहार गलत है। व्यवहार क्यों गलत है? क्योंकि हमने टाइम पे टोटल पेएबल की रिपोर्ट नहीं बनाए, तो हमको ध्यान ही नहीं आया कि ये पार्टी का पेमेंट मैंने पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से नहीं किया हुआ है। तो हर महीने ये टोटल रिसीवेबल्स और टोटल पेएबल, इवन अगर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बड़ा है तो हर हफ्ते भी ये रिपोर्ट्स निकाल के क्रॉस चेक किया जाता है कि मेरा कलेक्शन कितना हो रहा है वीकली, और मुझे उसके एवज में जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो सफिशियंट है, या जितना मेरा परचेस है उसके हिसाब से मैं काफी कम पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे वो पेमेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा सप्लायर्स को, ताकि वो समय पर मुझे माल प्रोवाइड करते रहे। टोटल एक्सपेंसेस शीट। अब देखिए, बिजनेस अगर करना है, सेल हो रहा, परचेस हो रहा, उसमें कुछ इनडायरेक्ट टाइप के एक्सपेंसेस रहेंगे। जैसा कि अगर मटेरियल आया तो उसमें जो हमको गाड़ी भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, या हमाली लगती है यानी कार्टिंग चार्जेस, वो तो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आ गए। लेकिन इसके अलावा जैसा उसको सेल करना है तो सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे। ये सब मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट अपॉइंट किया हुआ है, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट अपॉइंट किया हुआ है, तो उसके एक्सपेंसेस लगेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट के। हमको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजिंग चार्जेस हो गए। टैक्सेशन है और काफी टाइप की चीजें हैं, लाइक अगर इनवाइसेस रेज हो रहे हैं तो अपने आप तो नहीं हो रहे, उसके लिए हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ला के रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स मेंटेन है। तो ये जो भी टाइप के खर्चे हैं तो उसकी एक्सपेंसेस शीट, कि बिजनेस ओनर को पता रहना चाहिए कि मैं जो सेल कर रहा हूं, जो टर्नओवर मेरा है, जो मैं कमा रहा हूं, वो कमाने के लिए मुझे कितने प्रोपोर्शन में खर्चा करना पड़ रहा है। और ये एक्सपेंसेस शीट 2 रीजन से निकाली जाती है। एक तो ये देखने के लिए कि भैया मुझे इतने लेवल का खर्चा लगता है तो मेरी इनकम कम से कम इतनी होना चाहिए, तभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रहेगी। और सेकंड चीज ये नोट डाउन करने के लिए, क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका खर्चा एक लेवल से ऊपर हो रहा है। लाइक हो सकता है कि सेल टीम का एरिया वाइज खर्चा अलग अलग आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक एरिया में ऐसे सेल्समैन रख दिए हैं कि जिनकी नंबर ऑफ सेल्समैन ज्यादा है, या तो उनकी सैलरी ज्यादा है लेकिन उनसे मुझे रिटर्न नहीं मिल पा रहा, वो प्रॉपर सेल नहीं कर रहे, यानी उस एरिया में मेरा सेल तो कम है लेकिन मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो ये नोट डाउन करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस शीट निकाली जाती है और उसको कैसा कम किया जा सके,
कि कॉस्ट कटिंग कैसा किया जा सके, वो इसका एम रहता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि मेरे बैंक में और मेरे कैश बुक में, यानी वो बाय कैश भी हो सकता है या ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह भी हो सकता है, मेरा फंड का इनफ्लो कितना है और मेरे फंड का आउटफ्लो कितना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का फंड का आउटफ्लो ज्यादा है वो कभी भी ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। फंड का इनफ्लो ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फंड आ रहा तो मतलब इनफ्लो ज्यादा है। यहां बात हो रही है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज का, कि फंड का इनफ्लो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से अगर ज्यादा है तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल मानी जाएंगे। सपोज हमारा समझो 3 महीने का फंड का इनफ्लो है 8 लाख रुपए, ठीक, और हमारा फंड का आउटफ्लो है 3 लाख रुपए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है। क्यों? तो हो सकता है कि समय पर आपको पैसे की जरूरत पड़ी हो तो आपने किसी फ्रेंड से, किसी व्यापारी से 2, 4, 5 लाख रुपए क्रेडिट पे लिए हो कि मैं तुमको आने वाले समय में लौटा दूंगा, एज ए हैंड लोन लिए हो। तो यहाँ तो इनफ्लो आपका दिख रहा कि मेरे पास 5 लाख है, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है जो आपको आने वाले समय में उसे वापस करना है। तो नेट फंड फ्लो स्टेटमेंट उसे बोलते हैं जो बिजनेस की प्राइम एक्टिविटीज से आता है। प्राइम एक्टिविटीज मींस जो बिजनेस मटेरियल में डील करता है वो रहेगा, उसका जो सेल के अगेंस्ट में पैसा आ रहा वो, जो एक सर्विस इंडस्ट्री है वो जो सर्विसेज रेंडर कर रहा उसके एवज में जो इनफ्लो हो रहा वो, उसको नेट इनफ्लो माना जाएगा। रिपोर्ट्स फॉर नोइंग डिटेल ऑफ गुड, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए, अगर हम उधारी में क्रेडिट पे सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट का या सर्विसेज हम देते हैं उधारी पे, तो उसमें अनडाउटेडली कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन डूबेगा, ये खतरा बना ही रहता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 100 लोगों को सेल कर रहा हूं तो 100 के 100 लोग जिनाइन रहेंगे और मेरे को पैसा टाइम पे देंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग पैसा ना दे पाए या उनकी देने की नीयत ना हो। तो समय समय पर अपने को यह रिपोर्ट निकालना पड़ता है कि हमारे बिजनेस में कितने गुड, कितने डाउटफुल और कितने बैड डेट्स हैं। गुड मीन्स ऐसे डेटर जो हमको मांगने पे या बिना मांगे भी समय समय पर पैसा हमें देते हैं, उनका या तो चेक आएगा या तो उनके तरफ से कैश आएगा या ऑनलाइन ट्रांसफर आ जाएगा। डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स उसको बोलेंगे कि एक समय हो चुका है, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, सामने वाला बोल तो रहा है मैं दे रहा हूं लेकिन उसने एक्चुअल दिया नहीं है पैसा, तो वो एक डाउटफुल है कि वो पैसा डूब भी सकता है। तो उसके एवज में हमको एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है कि ताकि बिजनेस को इमरजेंसी के टाइम पे जब पैसे की जरूरत हो तो वो इन पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि ये तो डाउटफुल डेट्स ही था। सेम वैसा रहेगा बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब कि जो पैसे डूब ही चुके हैं, कि जितने भी हमने एफर्ट्स लिए थे वो पैसा कलेक्ट करने के लिए, हो सकता है कि आपने उस सेल्समैन को चिल्लाया हो कि जिसने उसको सेल किया कि जब तुमको मालूम था कि वो पार्टी डिफॉल्टर है तो तुमने उसको सेल क्यों किया। हो सकता है आप लीगल एक्शन में गए हो सकता है आप खुद गए हो कई बार उससे रिकवरी के लिए। वो पूरे एफर्ट्स जब फेल हो जाते हैं कि नहीं मिलने वाला है पैसा, तो उसको बैड डेट बोला जाता है और उसको बुक्स में से राइट ऑफ किया जाता है। बैड डेट्स ये नेट लॉस रहेगा अपने बिजनेस का। डाउटफुल डेट को हम कुछ समय तक रखते हैं, अगर ये भी कुछ प्रपोर्शन मिल गया तो ठीक है, वो गुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ये भी बैड डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए समय समय पर ये रिपोर्ट्स निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक पीरियड होने के बाद आपका कस्टमर भी बोलेगा कि मैंने तो तुमको कैश दे दिया था, तुमको याद नहीं है क्योंकि तुम 2 साल रुकोगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये रिपोर्ट बहुत ही मायने रखती है। बजट रिलेटेड रिपोर्ट, बजट रिलेटेड, देखिए छोटे ट्रेडर्स तक ठीक है, वो सोल एक डिपेंड अपने पे डिपेंड रहता है कि उसका ही डिसीजन रहेगा कि बिजनेस कैसा चलाना है। लेकिन अगर हम बात करें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकर नहीं है, जहां सबकी राय लेकर डिसीजन लिया जाता है, या नंबर ऑफ उसकी ब्रांचेस रहती है, लाइक एक स्टेट में उसका हेड ऑफिस है और इंडिया के पूरे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग शहरों में उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब उसको जो एनुअल बजट बनाना है अपने कंपनी का, कि मुझे समझो नागपुर सिटी में जो मेरा
ब्रांच है उसमें मेरे को उसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, या वो यूनिट मेरे को कितना पैसा कमा के देगा, मीन्स टर्नओवर कितना करके देगा। सेम वो किसी और शहर का पकड़ेगा, जैसा अमरावती का, वर्धा का, मुंबई का, भिवंडी का, लातूर का, पुणे का, और उन सब का जो टोटल आएगा उसकी एक मास्टर शीट बनाई जाएगी, जिस बेस पे वो कंपनी का बजट तय होगा। बजट लाइक इसमें अकाउंट डिपार्टमेंट को कितना खर्चा जा रहा है उसको पता चल जाएगा कि मेरा टोटल हर सिटी का क्लब करके ये कंपनी को, यानी मेरी कंपनी को अकाउंट डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, पूरी मेरे को मटेरियल कितना परचेस करना है ताकि मैं हर शहर की ब्रांच को, यानी जो जो मेरे आउटलेट हैं वहां पे मैं सप्लाई कर सकूं वहां से, और इन सब के लिए खर्चा जो होगा तो मेरे को उनके पास से कलेक्शन कितना आएगा, किसका कितना टर्नओवर रहेगा। कोई सेल्समैन है, वो सेल्समैन कितना सेल मेरे को करके देगा, तो वो भी उसके बेस पे मैं वो सेल्समैन के बारे में सोचूं कि इसको मुझे अपने कंपनी में रखना है, इसको मुझे प्रमोट करना है, या इसको मुझे रवाना करना है। प्लस इसके अलावा मुझे बजट में ये भी डालना पड़ेगा कि आने वाले समय में मुझे एक्सपांशन क्या क्या करना है। हो सकता है कि मैं किसी नए प्रोडक्ट में डील करने के लिए बैठा हूँ रेडी, तो वो बजटिंग ऐसा रहेगा कि वो प्रोडक्ट को डेवलप करने की कॉस्ट कितनी रहेगी और उसको सेल कितना हो जाएगा उसका, और कितने में हो जाएगा, कि मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा सेल्समैन के थ्रू कि ये प्रोडक्ट इतने में बिकेगा, और परचेज डिपार्टमेंट बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट हमको बनाना है इसके लिए इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इतने अमाउंट का रहेगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट इतना इतना रहेगा। तो ये रहेगा बजट रिलेटेड रिपोर्ट्स में। इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन डेड स्टॉक, ये हमने ऊपर ही डिस्कस की है जब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात की है, कि ऐसे कुछ गुड्स हैं क्या जिसमें मेरा फंड जाके ब्लॉक हो चुका है, कि जो सेल ही नहीं हो रहा 3 साल से, आउट ऑफ फैशन हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया है, या किसी और रीजन से वो सेल ही नहीं हो जा रहा, उसका ट्रेंड खत्म हो गया है। तो वो एक तो ये रहेगा कि वो मटेरियल में अगेन परचेस नहीं करूंगा, या हो सकता है वो डेड स्टॉक को मैं वेस्टेज में बेच दूं या किसी को आधे रेट पे बेच दूं, क्योंकि वैसे भी वो सेल आउट तो होने वाला है नहीं, तो अननेसेसरी फंड को ब्लॉक करने से अच्छा है कि उसको सेल कर दिया जाए भले कम कीमत पे। क्योंकि आज मेरे को अगर उसके एवज में 500 रुपए आ रहे हैं तो वो मुझे पूरा जाएंगे कि मुझे 5 साल रुकने के बाद अगर वो चीज मुझे 600 में बेचना पड़ रहा, तो यहाँ मुझे फंड मिल जा रहा जिसको मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा उन प्रोडक्ट्स में जो फास्ट मूविंग गुड्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं 100 रुपए का सेक्रीफाइस यहाँ पे कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये 1 साल में 2 साल में यही पैसा मुझे डबल रेवेन्यू दे देगा उन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद जो फास्टली सेल होते हैं। MIS फॉर BLP, देखिए आज बिजनेस का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आप ये बोल ही नहीं सकते कि जितना फंड मेरे पास है मैं उसमें ही खेलूंगा। क्यों? तो आपके बाजू वाला बैठा है लोन लेके काम करने के लिए, तो आज उसकी कैपेसिटी है 100 प्रोडक्ट में डील करने की, लेकिन वो बोरोविंग करता है बैंक से, तो उसके बेस पे वो 10 प्रोडक्ट और लॉन्च करता है। अगर आप बोलोगे मुझे बोरोविंग नहीं करना है, बैंक लोन में कभी लूंगा नहीं, तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है सर्वाइव करो, तो अदर वर्ड्स में मैं बोलता हूं कि आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस को, क्योंकि हर एक आदमी की कैपेसिटी है, उतना इन्वेस्ट करेगा, उसमें फिर उसको खर्चे भी मेंटेन करना है, तो कैसा होगा। हाँ, बैंक में आप जितना भी बिजनेस लोन पे परसेंटेज रहेगा उससे डबल ही आप बिजनेस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो आप जैसा बोरोविंग करके इन्वेस्ट करोगे, तो उसके लिए आपको बोरोविंग जब आप करते हो तो आपसे बैंक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है, उसको बैंक लोन प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या देना पड़ता है अकाउंट डिपार्टमेंट को बना के कि हमारा ये प्रोजेक्शन है, हमको ये चीज के लिए फंड चाहिए। हो सकता है वो मटेरियल परचेस करने के लिए हो, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हो, या किसी टाइप के एक्सपेंडिचर में हो, या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो, किसी प्रोडक्ट के। ये चीज के लिए हमको फंड चाहिए, यानी एक तो आपने उनको रीजन दे दिए कि क्या रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो, देन ये फंड जो मैं ले रहा हूं इससे मुझे बिजनेस में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके बाद मुझे ये टाइप से रेवेन्यू जनरेट होगा। लाइक अगर मैंने बिजनेस में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का था, अभी मैंने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया और मेरा 10 लाख का स्टॉक हो जाएगा, तो 10 लाख का स्टॉक होने के बाद मेरा प्लान है मैं 2 और सेल्समैन को अपॉइंट करूंगा और आउट ऑफ सिटी उनको भेजूंगा सेल करने के लिए, तो जिससे मुझे ज्यादा इनकम होगी
और मेरा बिजनेस एक्सपांड होते जाएगा, और मैं जो कमाते जा रहा हूं उसमें से मेरी एबिलिटी भी रहेगी मैं बैंक का रीपेमेंट करूं। तो रीपेमेंट का स्ट्रक्चर भी साथ में देना पड़ता है कि आप चलो लोन तो ले रहे हो, आपने ये भी बता दिया आपके क्या प्लान है, आपने ये भी बता दिया कि आपको इनकम कैसे आएंगी, पर बैंक को उससे कुछ नहीं लेना देना है। बैंक को क्या लेना देना है कि मैंने जिसको लोन दिया है वो मुझे वापस दे पाएगा क्या। तो बैंक का रीपेमेंट स्ट्रक्चर हम कैसा देंगे, ईएमआई कि सपोज आपका बैंक का ईएमआई जा रहा है 50,000 रुपए रीपेमेंट का, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से मोर देन 50,000 है तो बैंक श्योर हो जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं बोरो देती हूँ, क्रेडिट देती हूँ फंड, तो ये श्योरली मुझे पैसा वापस कर सकता है, इसकी कैपेसिटी रहेगी। तो उस बेस पे वो लोन पास हो जाता है और सैंक्शन होकर डिसबर्स होता है। कंपेरेटिव एमआईएस विद प्रीवियस रिपोर्ट। अब देखिए विद प्रीवियस ईयर, हो सकता है आपका बिजनेस पहले के मुकाबले कुछ डाउन चल रहा हो, तो या नहीं भी चल रहा हो, आपके मन में ख्याल आया कि भैया चलो मेरा बिजनेस ग्रो तो कर रहा है लेकिन रेशो क्या है उसके ग्रो करने का। उस केस में क्या होगा, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मांगते हो कि मुझे जो तुम भी कुछ भी डेटा दे रहे हो, सपोज हम सेल्स की बात करते हैं कि मुझे मंथ वाइज सेल दो करंट ईयर का, और उसके कंपैरिजन में लास्ट 2 या 3 या 4 5 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उतने सालों का कंपैरेटिव दो कि मेरा अप्रैल में इस साल का सेल इतना है और पिछले 3 साल में मेरा अप्रैल का सेल इतना था, या ईयरली मेरा सेल आज का इतना है और पिछले 5 साल का सेल इतना था। अगर मेरा सेल कम हो रहा है तो आपको ये नोट डाउन हो जाएगा और आप उसमें रीजन निकालने की कोशिश करोगे कि क्या रीजन है कि मेरा सेल कम होते जा रहा है। जैसे हमने बात किए थे कि हमारा यहाँ तो मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी कम रह सकती है, यहाँ हमारा मार्केट प्राइस ज्यादा रह सकता है, तो इसलिए कंपैरेटिव डेटा सेम मेरा किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लाइक कंप्यूटर रिपेयर्स और मेंटेनेंस में मेरा अगर पैसा पिछले 3 सालों में कम जा रहा था और इस साल मेरा पैसा ज्यादा जा रहा है, तो क्या रीजन है। हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर अभी काफी पुराने हो चुके हैं इसलिए उसमें रिकरिंग खर्चे आते रहेंगे, तो उसके बेस पे मैं डिसीजन लूंगा कि ये मुझे पूरे एसेट्स चेंज करना पड़ेगा कंप्यूटर की, आईटी प्रोडक्ट की, ताकि ये जो रिकरिंग खर्चे हो रहे वो ना हो। सेकंड, सेल्समैन से रिलेटेड खर्चे कि सेल टीम का पहले खर्चा कितना था, अभी खर्चा कितना है, उस हिसाब से वो लोग सेल ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, तो मुझे नए रिक्रूटमेंट की जरूरत है क्या। अकाउंट डिपार्टमेंट पे पहले कितना खर्चा था, किसी और टाइप के ऑफिस एक्सपेंसेस में रिफ्रेशमेंट चार्जेस या कोई और, या पेट्रोल एक्सपेंसेस में देता हूं पहले ज्यादा थे या अभी ज्यादा थे। हो सकता है कि पहले मैं 1,000 रुपए किसी को देता था, अब वो आदमी 2,000 मांग रहा है, तो ठीक है 2,000 मांग रहा है तो क्या वो हिसाब से वो अपना टारगेटेड एरिया कवर कर रहा है क्या सेल लाने का। ऐसे कई टाइप के रिपोर्ट्स जो भी रहेंगी कंपेरेटिव रहेंगी, और साथ ही साथ ऑल दीज रिपोर्ट्स कैन बी आइटम वाइज, बता चुका हूं मैं पहले ही, रीजन वाइज, एरिया वाइज, यानी नागपुर का, अमरावती का, वर्धा का, मुंबई, भिवंडी, अलग अलग ब्रांच वाइज सेम चीज, एंड डिपार्टमेंट वाइज यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट वाइज। तो देखिए कोई भी जब मैनेजरियल डिसीजन लिया जाएगा ये एमआईएस जो अकाउंट डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करेगा उस बेस पे ली जाएंगी। समझो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं, सपोज मुझे ही लीजिए, मैं एक ट्रेडिंग कंसर्न में पार्टनर हूं और हमारे 3 और पार्टनर हैं, यानी 4 पार्टनर्स की एक फर्म है। अब जब कोई डिसीजन लेना रहेगा तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा, या 3 पार्टनर ये नहीं बोलेंगे कि सुनील भाई का गणित हमेशा सही जाता तो उस बेस पे हम डिसीजन ले सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हैं ना कि कोई जुआ खेलने, कोई स्पेक्युलेटिव काम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो टोटल लिया जाएगा सिर्फ उस डेटा के बेस पे जो एक्चुअल मार्केट से हम लेते हैं, जो हमारे बिजनेस में हैं और मार्केट से हैं। सपोज हमने सोचे कि किसी एरिया का सेल हमारा कम है किसी प्रोडक्ट का, तो हमारे प्राइजेस शायद ज्यादा हो सकते हैं, या हम 2 रुपए का डिस्काउंट दे देते, उस पर 2 रुपए कम कर देते तो फिर हमारा सेल बढ़ जाएगा। ये आपने एक एजम्पशन ले लिए कि 2 रुपए कम करने के बाद मेरा सेल बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्या पता कि मार्केट में ऑलरेडी कोई दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट पे 10 रुपए कम करके बैठा हो।
अब कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे? आपने तो डिसीजन ले लिया, आपको लगेगा कुछ समय बाद यार मैंने तो 2 रुपए कम किया, अभी भी सेल क्यों नहीं हो रहा? भैया कस्टमर को ऑलरेडी तुम्हारे 2 रुपए के कम होने के बाद 8 रुपए और कम में प्रोडक्ट मिल रहा, तो वो उसको तुम्हारे रेट से, तुम्हारे डिसीजन से कोई लेवा देवा नहीं है। वो सीधा देखेगा उसको बेहतर से बेहतर चीज कम से कम दाम में कैसे मिल सकेगी। तो अब आपका डिसीजन गया गलत, आपने तो 2 रुपए कम कर लिए। यही चीज अगर आपने मार्केट का सर्च किए रहते तो आपको पता चलता कि मुझे कम से कम या तो 11 रुपए कम करना है सेल को कवर करने के लिए, या तो भले मैं 2 रुपए कम करूंगा, 8 रुपए अगर मेरी ज्यादा रहेंगी कीमत तो उसमें मैं ऐसी क्वालिटी डालूंगा प्रोडक्ट में कि कस्टमर रेडी हो जाए कि मैं इनको 8 रुपए ज्यादा दूं। तो ये डेटा के बेस पे ही होगा जो हम प्रॉपर स्टडी करके रिसर्च करके बनाते हैं। डिसीजन कोई भी लिया जाएगा तो डेटा के बेस पे ही लें तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। That's why now it's his or her. His or her means accountant. Duty to make accurate data for the proper growth of business. Here growth means profit, as the ultimate aim behind running any business is to get good returns on investment, means ROI. शॉर्टकट में इसको ROI बोलते हैं इनिशियल्स में। तो ये अकाउंटेंट की जवाबदारी है, ठीक है। चलो मैं मानता हूं कि बिजनेसमैन अब बोलता है कि मैं नहीं लूंगा अपने हिसाब से डिसीजन, मैं डेटा के बेस पे लूंगा, लेकिन वो डिसीजन ही गलत रहेगा अगर डेटा ही उसके पास गलत पहुंचा। तो ये अकाउंटेंट की जवाबदारी है कि वो एक्यूरेट डेटा बनाए। कि एक्यूरेट का मतलब कैसा कि उसमें कोई भी रिपोर्ट जब उसका ओनर उससे मांगे या उसका मैनेजर उससे मांगे तो वो रिपोर्ट देने से पहले उसको ये पता रहे कि ये रिपोर्ट जो मैं दे रहा हूं, जो मेरे सिस्टम में दिख रही है, हो सकता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस पेंडिंग हैं जिसके कारण ये रिपोर्ट अफेक्ट कर सकती है। तो वो बॉस को या मैनेजर को बोलेगा कि सर मैं आपको कुछ घंटे में देता हूं, कुछ समय में देता हूं या कल तक रिपोर्ट देता हूं, क्योंकि मेरे ये ट्रांजेक्शन इसमें एंटर करना बाकी है। कि सपोज अगर आपके ओनर ने, मैनेजर ने पूछा कि मेरा टोटल परचेज फॉर द मंथ कितना है, आपने उसको रिपोर्ट उठा के दे दिया सिस्टम के हिसाब से, हो सकता है कि 4 दिन के आपके पास परचेज बिल आके पड़े हो, तो उस हिसाब से तो आपके ओनर को गलत रिपोर्ट गई, तो उसने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। मेरा सेल कितना हुआ सेम वैसा, एक्सपेंसेस कितने हुए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज अपडेट, यानी जो रिपोर्ट मांगी जा रही है उससे रिलेटेड कोई एंट्री मेरी बाकी तो नहीं है या मेरी कोई गलती तो नहीं हुई है। इसके लिए ये पूरा स्टडी करने के बाद ही रिपोर्ट फॉरवर्ड करें। तो इसके लिए एक्यूरेट डेटा अकाउंटेंट बनाएगा और ये बनाने के लिए उसको डीपली नॉलेज होना जरूरी है। As it is only the quality of information which determines the quality of a decision taken. जैसा मैंने बोला कि डिसीजन जो लिया गया, हो सकता है डिसीजन सही जाए गलत जाए, पर अगर वो एक्यूरेट डेटा के बेस पे लिया गया है तो उसके चांसेस जो रहेंगे डिसीजन के राइट होने के वो काफी हद तक रहेंगे। तो इसलिए डेटा मस्ट बी एक्यूरेट। डेटा इज ओनली देन मीनिंगफुल टू द रिसिपिएंट व्हेन इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। जब तक वो डेटा एक्यूरेसी पे बेस्ड नहीं है तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया गलत है तो आपकी रिपोर्ट यूजलेस है सामने वाले के लिए, क्योंकि वो मिसलीड हो चुका है वो रिपोर्ट पढ़ के और उसके कारण उसका डिसीजन गलत हो चुका है। हो सकता है कि इसके कारण उसे कुछ लॉस भी सहन करना पड़े। For that, an accountant must have the deep knowledge of accounting process, and with the help of these online training sessions, we are providing you the same what exactly matches with current market situation. तो अब आपको पता चल चुका है कि मेरे डेबिट और क्रेडिट के नॉलेज से या मेरा एंट्री लेवल के नॉलेज से मैं खुद को अकाउंटेंट बोलूं, या मेरी प्रमोशन हो या मैं आगे बढ़ूं इस फील्ड में, या इवन अगर कोई बिजनेसमैन ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास जो अकाउंटेंट रखा हुआ है क्या उसको डीप नॉलेज है। अगर उसको डीप नॉलेज रहेगा तो वो मुझे हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं जो मेरा बिजनेस आज जिस लेवल पे है उससे मैं ज्यादा लेवल पे जा सकता हूं। तो किसी भी चीज का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और हम जो ये ऑनलाइन सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे, इसमें हम वो पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आज की तारीख में मार्केट में जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है उसको समझने के लिए, उसके हिसाब से वर्किंग करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने आपके हो, आज तो इतना ये ट्रेंड है कि व्हाट्सएप पे हर बिजनेस का एक ग्रुप रहता है, उसमें फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके जितने भी व्यापारी है उनको फायदा हो। स्टूडेंट होंगे वो भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं ताकि उनको उनके एकेडमिक्स एग्जाम्स में फायदा हो, क्योंकि हमारा जो ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा इसमें थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स या कोई प्रोफेशनल कहीं पे कोई अकाउंटिंग का जॉब कर रहा हो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट रहेगा कि जिसमें उसको कंफ्यूजन होगा वो हमारे वीडियोस देख के उसको समझ में आ जाएंगे। या हो सकता है कि किसी पार्ट पे उसने ध्यान ही ना दिया हो कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या, तो उसको पता चलेगा कि क्या क्या जरूरतें हैं अकाउंट डिपार्टमेंट को पूरा करने के लिए। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हमारे मैंने एक बुक लिखा हुआ है उसके ही छोटे छोटे चैप्टर्स में वीडियो कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये बुक परचेस करना है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये बुक पढ़ के मेरे को डीपली नॉलेज आएगा, क्योंकि वीडियोस तो आपके पास रहेंगे और साथ में बुक भी रहे, आप उसको जब भी समय मिला उसको पढ़ रहे हो और वीडियो साथ में देख रहे हो तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई होगा। तो अगर आप वो ये बुक परचेस करना चाहते हो तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको क्लिक करके आप ऑनलाइन पोर्टल से हमारा बुक परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो था। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उससे हम चालू करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, बेसिक रिकॉर्ड्स क्या हैं और बेसिक रिकॉर्ड्स की अहमियत क्या है। कि ठीक है जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन बेसिक रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यू है। अगर आपका डेटा जो इनपुट आपका जा रहा है वही गलत है, वही एक्यूरेट नहीं है, तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी फेल जाएंगी, क्योंकि वो जो डेटा इनपुट हुआ है वो गलत था और रिपोर्ट भी जो बनेगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वो भी उसी गलत डेटा के बेस पे बनेंगी, तो सीधी सी बात है वो गलत रहेंगी। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आपने जो इतना कीमती समय दिया हमारे वीडियोस पे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।